हेलो स्टूडेंट, ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको गैप के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। मैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, उसे समझिएगा ध्यान से, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? इसका दूसरा नाम होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है? द बिजनेस फर्म विल कॉन्टिन्यू टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस एक्टिविटी फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। कि क्या है कि कोई भी बिजनेस है ना, इंडेफिनिट टाइम तक चलता रहेगा। ये नहीं माना जाता है, एक जनरल परसेप्शन ये होती है कि अगर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है तो वो इंडेफिनिट टाइम मतलब लॉन्ग टाइम तक उसको वो कैरी ऑन करेगा। ऐसे नहीं है कि आने वाले 1-2 साल में वो बंद कर देगा, इसलिए बिज़नेस नहीं किया जाता है। तो एवरी बिज़नेस एंटरप्राइज इज़ ट्रीटेड और रिगार्डेड एज अ गोइंग कंसर्न। तो हर बिज़नेस को हम ये हर बिज़नेस पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि कोई भी बिज़नेस जो है वो गोइंग कंसर्न रहेगा, वो आगे तक चलता रहेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक चलेगा। इन द सेंस दैट इट हैज़ अ कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, मतलब इसकी लाइफ कॉन्टिन्यू रहेगी एंड देयर इज़ अ नीदर द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी टू डिज़ॉल्व। तो ना तो इंटेंशन होना चाहिए उस ओनर का कि भाई मुझे जल्दी से अपना ये बिज़नेस स्टार्ट करके जल्दी ख़त्म भी कर देना है, ना तो ऐसा इंटेंशन होना चाहिए, ना ऐसी कोई ज़रूरत आ जानी चाहिए नियर फॉरसेबल फ्यूचर कि भाई उस बिज़नेस को बंद करना पड़े, ठीक है। तो क्या कह रहा है? देयर इज़ नीदर द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी टू डिज़ॉल्व द फर्म इन द नियर फोर्सिएबल फ्यूचर, ठीक है। अब एक और लाइन, ऑल दैट इट मीन्स इज दैट द फर्म विल कंटिन्यू लॉन्ग। तो इसका मतलब बस ये हो गया कि फर्म क्या चलेगी, वो लंबे समय तक के लिए चलेगी, एनफ टू कैरी आउट द प्रेजेंट प्लान्स, और अपने प्रेजेंट जो अपने वर्तमान की जो प्लान्स हैं, जो भी उसने प्लानिंग करी है उसको वो फुलफिल करेगी, एंड मीट द फ्यूचर ऑब्लिगेशन, और जो भविष्य में जितनी भी इसकी जिम्मेदारियां होंगी उनको वो फुलफिल करेगी, ठीक है। तो ये आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट रहा है। अभी मैं आगे आपसे बात करूंगी आईएफआरएस क्या होता है, तो आईएफआरएस को भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। हाँ जी, तो बात करते हैं आईएफआरएस। आईएफआरएस की क्या फुल फॉर्म होती है? देखिए ये कॉन्सेप्ट आता है और इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आईएफआरएस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। कि भाई इंटरनेशनल, मोटा मोटा समझिए कि इंटरनेशनल मतलब कि आज एक कंट्री दूसरी कंट्री से बिजनेस करती है, वेरी इजी, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का समय है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो एक कंपनी दूसरी कंपनी की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखती है वो उसे समझ में नहीं आती है, उसके रूल्स उसे पता नहीं चलते, क्योंकि उसकी कंट्री में तो दूसरे रूल्स फॉलो होते हैं और ये जो अदर कंट्री है वहाँ दूसरे रूल फॉलो होते हैं। तो इसको इस गैप को फुलफिल करने के लिए कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए गए जो कि आपके इंटरनेशनल लेवल के होंगे। तो उसी की बात करेंगे हम। देखिए क्या कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइड फ्रॉम द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर यूजफुल ओनली इफ दे आर रिलायबल, रिलेवेंट एंड कंपेरेबल। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तभी तक इम्पॉर्टेंट रहती है जब वो आपकी 3 चीज़ों को फुलफिल करती है। क्या? या तो वो रिलायबल होनी चाहिए, उसमें फेक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, आज के सिनेरियो को लेके रिलेवेंट होनी चाहिए, ऐसे नहीं इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इसमें भर रखी है। और तीसरी चीज़ कंपैरेबल होनी चाहिए, भाई एक स्टेटमेंट को आप दूसरे स्टेटमेंट से कंपेयर कर पाएँ, तब वो आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर व्यू में दिखाएगी, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेटिंग रिजल्ट, ठीक है। फिर कहते हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन फॉरेन कैपिटल हैज़ मेड इन रोड इनटू डोमेस्टिक मार्केट। तो क्या कह रहा है, ग्लोबलाइजेशन क्योंकि हो गई है, अब एक देश दूसरे देश से बहुत अच्छे से डीलिंग करता है, बिजनेस होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है ना कि कैपिटल्स आती हैं एक देश के दूसरे देश में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। दिस हैज़ लेड टू फेलियर इन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस केस में क्या होता है, कंपैरिजन, ये वाला जो रूल है ना कंपैरेबल का, ये वाला रूल अगर हम लोकल गैप जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करते हैं, तो हम एक कंट्री की स्टेटमेंट को दूसरी कंट्री की स्टेटमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके यहाँ के रूल अलग है, उस कंट्री के वहाँ के रूल अकाउंटिंग के अलग हैं। तो इसको कैसे गैप को फिलफिल करें? तो समझिए दिस हैज़ लीड टू फेलियर इन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक। इन ऑर्डर टू हैव वन अकाउंटिंग लैंग्वेज फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन मैनी कंट्रीज हैव स्विच टू आईएफआरएस। क्योंकि एक ही हमें अकाउंटिंग लैंग्वेज बनानी है, सारी कंट्रीज़ की क्या होनी चाहिए, एक ही अकाउंटिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। तो बहुत सारी कंट्रीज़ अब स्विच कर गई हैं आईएफआरएस पे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पे बहुत सारी कंट्रीज स्विच कर गई हैं, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन नहीं कर पाते थे, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, फॉर द
few past year the professional accounting bodies or institution have developed their own locally जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। देखिए, पिछले सालों में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे देशों ने क्या किया, अपनी एक अकाउंटिंग लैंग्वेज बना ली, जो अभी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया है कि गाप क्या होता है, पहले वो देख लेना। तो वो बना ली, तो उससे क्या हुआ, जैसे गाप यूके, यूएस गैप बन गया, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया बन गया, तो सबका अलग 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 हो गया ना। अब यूएस वाला चाहे कि इंडिया की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करना, तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के रूल अलग है। तो इसलिए स्विच किस पे करना पड़ा, कन्वर्जेंस किस पे करना पड़ा, हमें करना पड़ा आईएफआरएस पे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लोकल गाप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फेल टू प्रेजेंट अ यूनिफॉर्म पिक्चर। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती लोकल गाप पे, तो हम उसको कंपेयर करने के रूप में उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं है पिक्चर ऑफ परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन इवन द कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री। देखिए, वो सेम इंडस्ट्री में भी आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स है अगर आप रूल्स को, अपने लोकल रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर नीड अर्जेंटली द कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद आईएफआरएस। तो कॉर्पोरेट सेक्टर को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि फटाफट से भाई कैसे भी करके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को किसके साथ मर्ज करना पड़ेगा, आईएफआरएस के साथ। मतलब कि दोनों को मिलके चलना पड़ेगा, ठीक है, कुछ आईएफआरएस का, कुछ इंडियन स्टैंडर्ड को, दोनों को मैच करके एक हमें आईएफआरएस बनाना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज इट ब्रिंग कंसिस्टेंसी टू द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। फिर कंसिस्टेंसी बन पाएगी, ठीक है, रेगुलरिटी बन पाएगी। अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर अडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस इज दैट इट वुड ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। देखिए, अगर आप आईएफआरएस को एक्सेप्ट करेंगे ना, तो आप यूनिफॉर्म हो पाएंगे, मतलब कि एक सार आपकी पॉलिसी चलती रहेगी, फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे रूल्स में, ठीक है, कंपेयर कर पाएंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, रैशनलाइजेशन होगी, अडेप्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। तो ये सारे इसके इसके एक तरीके से कह सकते हैं एडवांटेजेस है। देखिए, अगर पेपर में एडवांटेजेस पूछते हैं ना, तो इसी को एक्सप्लेन करना है, यूनिफॉर्मिटी, कंपैरेटिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रैशनलाइजेशन और अडेप्टेबिलिटी, यही इसके बेनिफिट भी हो जाएंगे, सिग्निफिकेंस भी हो जाएंगे, तो इसे ज़रूर याद करके जाना, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंस विल अलाउ द इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंस मतलब कि जब हमने एएस को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को और आईएफआरएस को कन्वर्जेंस कर लिया, मतलब मर्ज कर दिया, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दी अकाउंटिंग की, विल अलाउ द इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर क्या कर सकता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता है, समझ सकता है उसके अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कंपनी में या आप उसकी कंपनी में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बात हुई आईएफआरएस की। अब आईएफआरएस का कुछ वो है, रीज़न, क्या रीज़न रहा, क्यों आईएफआरएस बनाना पड़ा। तो पहला है इजी एक्सेस टू ग्लोबल इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, दूसरा है लो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड अब्रोड, फिर है इजी कंपैरिजन, फिर है ट्रू और फेयर वैल्यूएशन, ठीक है। इनको बस एक्सप्लेन कर देना एक एक दो दो लाइन में, कोई क्वेश्चन कितने मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके, थैंक यू वन।